बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के तो स्वागत रहेला और रही काले कि कृषि दर्शन कार्यक्रम जो है ये खास करके रौरमन ले बनाल जा है ताकि इकर से रौरमन के जानकारी मिली और रौरमन दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करूँ, है नहीं। तो किसान भाई बहन मन सबसे पहले चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अच्छे फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है मिट्टी जांच। राज्य में समय समय पर चलाए जाते हैं बीजोपचार कार्यक्रम। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टीलर। बेहतर फसलोत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक तभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी की उर्वरता का सही ज्ञान होगा। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्व के सही प्रतिशत मान का पता चलता है। साथ ही मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिससे हम उचित खाद, उर्वरक, मृदा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण अनाज हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब फसल रोग मुक्त और कीट मुक्त हो। रोग मुक्त और कीट मुक्त फसल प्राप्ति के लिए बीजोपचार सशक्त माध्यम है। कृषि विभाग झारखंड समय समय पर राज्य के विभिन्न जिलों में बीजोपचार कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत किसानों को बीजोपचार करने के तरीके बताने के साथ दवाएं भी मुहैया कराई जाती है। राज्य के कृषक इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। स्वीट कॉर्न आजकल हमारे झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं तथा 200 से 250 क्विंटल तक स्वीट कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। ज्यादा ठंड की स्थिति में आलू की फसल में ठंड और कुहासे के कारण अंगमारी रोग लगने की संभावना रहती है। ये अंगमारी रोग 2 प्रकार के होते हैं, अगेती अंगमारी और पिछेती अंगमारी। अगेती अंगमारी में पत्तियों में धब्बे हो जाते हैं और पिछेती अंगमारी की स्थिति में पत्तियों के किनारे किनारे धब्बे बनते हैं, जो आलू की फसल को प्रभावित करते हैं। इस रोग के असर से फसल की बढ़वार कम हो जाती है और उत्पादन बहुत कम हो जाता है। रीडोमिल दवा के छिड़काव से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टीलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। ये है पावर टीलर। खेत में ये उपकरण किसानों की बहुत तरीके से मददगार साबित होता है। इस उपकरण द्वारा खेत की जुताई, ढुलाई, ढेला फोड़ना जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। पावर टीलर की मदद से एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस।
देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। हम सबके सहयोग से राज्य में कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है, फिर भी सतर्कता जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्द लगवा लें। साथ ही बूस्टर डोज लगवाने में भी देर ना करें ताकि कोरोना बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक है। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरे मन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरमन के बार फिर से स्वागत है। तो चलो
हम कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी को ओर। आज का जो जानकारी हर किसान भाई बहन लिए बहुत सुंदर है। देखो किसान भाई बहन मन, रौरमन तो चाहिए कि रौरमन का फसल बढ़िया हो, हर फसल बढ़िया हो। तो चना कर फसल के उत्पादन बढ़िया कैसे हुए, चना कर फसल में उत्पादन बढ़िया कैसे हुए, इकर में कृषि कार्य कैसे करल जाए ताकि रौरमन के अधिक मुनाफा हो, ये जाने के है। तो चलू रौरमन के हम ले चला थी फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी दिवा थी। चना हमारे यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। चने को दालों का राजा भी कहा जाता है। इसका उत्पादन उत्तरी भारत में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। संरक्षित नमी वाले शुष्क क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। जानकार कहते हैं कि चने की खेती और उसकी फसल के उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए अन्य कृषि कार्य भी किए जा सकते हैं। झारखंड में जो है चना लगाने का समय है, जैसे हमारा धान का कटाई हो जाता है उसी खेत में लगा सकते हैं, या नया खेत है तो नया खेत में भी लगा सकते हैं। जैसे धान का कटाई होने के बाद आपका 1-2-3 बार हल चलाएंगे तो थोड़ा जुताई हो जाएगा, फिर उसी में थोड़ा पानी देके हल्का सा, फिर उसी में आपको जो है सोइंग करना होगा चना का। तो इसमें आपका जैसे वैज्ञानिक खेती आप बोल रहे हैं, तो चना में हम लोग का तरह तरह का रोग आता है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग के पास प्रतिरोधी किस्म अवेलेबल है। तो जो किसान जो चना का खेती करना चाह रहे हैं, ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। जो प्रतिरोधी किस्म जो है उसको चुनना पड़ेगा, और क्रॉप रोटेशन जो है, लगातार चना एक ही फील्ड में आपको कल्टीवेशन नहीं करना है, उसको बदलना होगा, फसल चक्र जो है उसको चेंज करते रहना होगा। तो ये दोनों फॉलो करेगा तो हमारा जो चना का जो उत्पादन है अधिक होता है और हमारा जो प्रोडक्शन है अच्छा होता है। जानकार कहते हैं कि चना एक शुष्क और ठंडी जलवायु की फसल है। इसे रबी मौसम में उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए मध्यम वर्षा और सर्दी वाले क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त है। इसकी खेती के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। चने की खेती हल्की से भारी मिट्टी में की जाती है, लेकिन अधिक जल धारण और उचित जल निकास वाली मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। फिर खरीफ का कटाई होने के बाद फिर चना लगा सकते हैं। जैसे अक्टूबर लास्ट से लेके नवंबर लास्ट तक हम लोग का चना लगाने का समय है। तो इसी क्रम में आपको जो है प्रतिरोधी किस्म जो है उकटा रोग एक आता है चना में, तो इसके लिए जो प्रतिरोधी किस्म है जो हमको सेलेक्ट करना चाहिए। हमारा जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उधर से एक प्रतिरोधी किस्म है बिरसा चना 3 करके, ये हमारा विल्ट या उकटा रोग बोलते हैं उसके लिए प्रतिरोधी है। और किसान को वो ये भी सोचना है, चना में 2 तरह का है, जैसे देसी तरह का है और काबुली तरह का है। काबुली तरह का चना का किस्म अलग होता है और देसी टाइप का अलग होता है, तो उसको पहले चुनना होगा कौन सा चना उसको खेती करना है। जैसे हम देखते हैं देसी वाला थोड़ा छोटा होता है और ब्राउन कलर में होता है, और उसका पौधा भी थोड़ा छोटा होता है और ब्रांचिंग ज़्यादा होता है। काबुली में तो सफ़ेद रहता है चना आपका, और इसका जो है सॉफ्ट रहता है, और इसका जो लंबाई थोड़ा प्लांट हाइट जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है इसका। तो उसके अनुसार मार्केट के अनुसार डिमांड के अनुसार किसान को पहले देसी में जाना है या काबुली चना में जाना है, उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे देसी में जाएगा तो हमारा एक ICR सिस्टम से एक है AKR 108 है, वो ये प्रतिरोधी किस्म है विल्ट के लिए। और श्वेता करके इक्रिसाइड से निकला है, ये काबुली चना टाइप है। और बिरसा चना जो मैं बोली हूँ वो देसी टाइप है, ये विल्ट के लिए प्रतिरोधी है। और लाम फॉर्म से भी कुछ निकला है, लाम शननिया करके, ये भी चना का एक प्रतिरोधी किस्म है। गौरव, उदय, ये सब भी आपका प्रतिरोधी किस्म है। तो ये लगातार आपको लगभग 130 से 140 दिन तक एक खेत में रहेगा, और इसका जो हार्वेस्ट माने यील्ड जो उपज जो है लगभग 13 से 20 टन प्रति हेक्टेयर आपको मिलेगा। जानकार कहते हैं कि अगर चने की खेती करना चाहते हैं और अच्छी खेती करना चाहते हैं तो जरूरी है कि उनके प्रमुख नस्लों का चयन करें। समय पर अगर चने की बुआई करना चाहते हैं तो GNG 1581, GNG 1958, GNG 663, GNG 469, RSG 888। अगर आप काबुली चने की खेती करना चाहते हैं तो L 550 बहुत ही उत्तम होती है, या 140 दिनों में पकने वाली किस्म है। हार्ड एक इंसेक्टिसाइड है, इसको स्प्रेइंग करना होगा। और इसके साथ
नीम का अगर स्प्रे करेंगे तो ये प्रिवेंटिव आप ले सकते हैं। और इससे भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपका स्पाइनोसैड या इंडैक्सोकार्ब, स्पाइनोसैड, मोनोक्रोटोफास, इस सब का पिचकारी आप कर सकते हैं। अगर रोग में जाएंगे तो उकटा रोग, जो मैंने पहले बोला है, उकटा रोग या विल्ट बोलते हैं, ये बहुत भयंकर से आता है। तो इसके लिए जैसे आपका बीज का जो सोइंग होता है उसी समय से इसका जो है हमको प्रिवेंशन लेना है। जैसे आपका सीड ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, थायराम या कैप्टन से आपको 2 ग्राम प्रति केजी में आपको सीड ट्रीटमेंट करना है। इसके साथ हम लोग राइजोबियम कल्चर अगर अवेलेबल है, क्योंकि चना में नाइट्रोजन फिक्सिंग का बैक्टीरिया जो आता है तो इसके लिए थोड़ा सुविधा हो जाएगा। उसी मिक्सचर में हम लोग चना का बीज के साथ मिक्स करके अगर सोइंग करेंगे तो राइजोबियम का ग्रोथ भी अच्छा हो जाएगा, हमारा सीड का भी प्रोटेक्शन हो जाएगा जो थायराम और कैप्टन से। और जो क्रॉप रोटेशन जो मैंने बोला है, फसल चक्र जो है उसको भी हमको ध्यान में रखना है। और प्रतिरोधी किस्म जो मैंने बोला है, बिरसा चना 3, गौरव, उदय, ये सब प्रतिरोधी, श्वेता, ये सब प्रतिरोधी किस्म है, ये सबको आपको लगाना है। क्योंकि विल्ट एक बार आ गया तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, तो इसीलिए पहले से ही आपको ये सब सावधानी लेना है। और इसके साथ आपको रस्ट करके एक आता है, लास्ट में आता है फरवरी में, इसके लिए आपको मैंकोजेब का स्प्रेइंग करना है। बीज शोधन के लिए 3 दिन पहले बीज उपचार करना जरूरी होता है। बीज शोधन के लिए किसान राइजोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि फसल में सल्फर और जिंक की कमी हो तो सल्फर युक्त उर्वरकों और जिंक की उचित मात्रा फसलों में डालना चाहिए। बुआई के 30 से 35 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण जरूर कर लेना चाहिए। से प्लांट ग्रोथ होता रहता है, हर 10 दिन में आपको सिंचाई दे देंगे तो अच्छा है। जैसे ड्रिप में जाएंगे तो और अच्छा है। फ्लडिंग में जाएंगे तो आपको थोड़ा देखना होगा, जैसे नमी कम होते जा रहे हैं आपको फ्लडिंग देना पड़ेगा। फ्लडिंग से अच्छा है आप ड्रिप में जाएंगे तो और अच्छा है चना के लिए। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और कुछ क्या विशेष जानकारी देना चाहती हैं? हाँ, चना लगाते समय आपको थोड़ा उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश के साथ आपको सल्फर भी ऐड करना होगा, क्योंकि ये राइजोबियम जो है ये सल्फर अगर होगा तो ये अच्छा नाइट्रोजन जो नत्रजनी है फिक्स करता है। चना दोनों रूप में हमारा जो खेत है उसका भी हमारा न्यूट्रिशन जो बोलते हैं वो भी बढ़ता है, कि हमारा खेत का भी और हमारा खुद का भी न्यूट्रिशन बढ़ता है, क्योंकि इसका प्रोटीन कंटेंट जो है लगभग 20 से 25% तक है। तो जैसे चना जैसे फसल लगाएंगे दोनों खेत का भी होता है और भलाई हमारा तो मनुष्य का भी होगा। तो देखो, चना से बढ़िया उत्पादन पावे ले कौन कौन तरीका अपनाए के है, एकर में कृषि कार्य कैसे कैसे करे के, एकर बारे में जानकारी मिलक। तो एक और जानकारी है, वो जानकारी बहुत सुंदर है कि गेहूं फसल में कीट प्रबंधन कर बारे में किसान भाई बहन मन, गेहूं फसल जो है बहुत महत्वपूर्ण फसल है। अगर एकर में कीट हो गलक तो बहुत नुकसान होला। से हर किसान भाई बहन मन के चाहे कि कीट प्रबंधन कर बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कीट प्रबंधन कर बारे में अगर जानना है तो चलो रौरमन के हमरे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से जानकारी दिवा थी। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आ चुके हैं ICAR प्लांडो में, जहां हमारे साथ हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी, जिनसे हम जानेंगे कि गेहूं की समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार किसान भाइयों। जैसे हम बात करते हैं गेहूं में, अगर गेहूं में बहुत सारा कीट और बीमारियां भी रहती हैं, लेकिन हम कीटों की बात करते हैं कि उनसे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। किसान भाई उसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं समय रहते। तो इसके लिए पहले हमें जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सा कीट लगता है, उसका लक्षण क्या है। गेहूं में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं, लाल मिट्टी है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दीमक का प्रकोप होता है। दीमक इसका लक्षण अगर आप पहचानेंगे तो दीमक बहुत छोटा छोटा पीले और जो दूधिया रंग के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो पौधों की जैसे ही आप लगाते हैं छोटे पौधों से उनकी जड़ों को खाते हैं। जड़ों को जहाँ पर सेलुलोज जहाँ पर भी उपलब्ध है उत्तकों को खाते हुए आपका जो पौधा है उसको खोखला कर देते हैं। किसी के अगर इसका और दूसरा आपको ध्यान दे कि कैसे पहचानेंगे, तो जैसे ही खेत में जाएंगे अगर आपको पौधे कुछ मुरझाए हुए दिख रहे हैं तो उनको अगर उखाड़ेंगे तो इजीली उखड़ जाएंगे, आराम से उखड़ जाएंगे। उनके नीचे में जड़ें कटी हुई होंगी और उस पौधे को अगर खोल के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे छोटी छोटी चींटियों जैसा सफ़ेद रंग का कीट दिखाई देगा, जिसको दीमक बोलते हैं। यह कीट
आमतौर पर जैसे ही आप बुआई करते हैं वहीं से शुरू हो जाता है और पकने तक पूरा धान आपका गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाता है। दीमक हो गई। इसके बाद में बहुत बार हम समस्या देखते हैं कि धान के बाद में जैसे ही गेहूं लगाते हैं वहाँ पर मुख्य रूप से आर्मी वर्म्स मीन्स जो कीट एक साथ चलते हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान गेहूं में एक साथ अगर शुरू हो जाता है तो पूरी फसल को आपका जैसे ही जहाँ फुटान वाली अवस्था है उसमें चर करके नष्ट कर देते हैं। जैसे ही अगर बालियाँ निकलती हैं तो बालियों का जो दाना है वहाँ पर खा जाते हैं और तनु को खा करके नुकसान पहुँचाते हैं। ये आर्मी वर्म्स हैं। बहुत सारा कट वर्म्स, जहाँ पे अगर आलू की फसल आसपास है या धान के बाद में तुरंत किए हैं तो उसमें कटवर्म्स का प्रकोप होता है। कटवर्म में आप देखते हैं कि फसल बिल्कुल सही है, शाम के समय में आप देखेंगे किसान की बिल्कुल सही दिखी हुई है, लेकिन सुबह जाकर के देखते हैं खेत में तो कट के गिरी हुई है। इसमें इसका जो कीट होता है वो दिन में जो गड्ढे वड्ढे होते हैं खेत में ढेले होते हैं उनके अंदर छुपा हुआ रहता है और रात को निकल करके पौधे को सतह से काट करके गिरा देते हैं। एक कीट 60 से 70 पौधों को काट के गिराता है और बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर खेत में कीट ज़्यादा है तो कटवर्म्स का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ में बहुत बार हम देखते हैं कि लाही का प्रकोप होता है। लाही दो तरह से गेहूं में लगती है। जो ऊपर के पत्ते हैं वहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर इसके साथ में जहाँ से पौधा निकला हुआ है, जड़ और तना मिला हुआ है, अगर वहाँ पे भी कई बार देखते हैं तो लाही की जो कॉलोनी है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इन कीटों के रस चूसने की वजह से आपका जो पौधा है पीला पड़ता है, कमज़ोर हो जाता है, उसमें दाने अच्छे से नहीं बनते हैं। यह लाही का प्रकोप है। इसके साथ में मैंने बहुत सारे आपको लक्षण बताए हैं और कीट बताए हैं अलग अलग अवस्था में। तो इसके लिए समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें, गेहूं में समेकित कीट प्रबंधन किसान भाई कैसे करें जो अभी लगाने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि जैसे आप नवंबर के दूसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह में गेहूं लगाते हैं तो गेहूं लगाने से पहले गेहूं को बीज उपचारित जरूर करें। बहुत सारे रासायनिक कीटनाशक उपलब्ध हैं, जैसे आपका इमिडाक्लोप्रिड जो गोचू के नाम से मिलता है। 6 ग्राम प्रति लीटर 6 ग्राम गोचू 6 ml गोचू को प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करें। और जहां पर अगर दीमक की समस्या गोचू नहीं मिल रहा है तो उस स्थान पे आप क्लोरपाइरिफॉस 4 से 5 ml प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करके बीज को बोएं। पहला ये ध्यान रखें। जैसे ही आपको लग रहा है, इससे क्या होगा, दीमक का भी और इसके जो एफिड जो लाही लगती है उसका भी नियंत्रण होगा। जैसे ही आपको खेत में लग रहा है कि कीट आना शुरू हो गया है, दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है, तो वहाँ पर आपको हल्की सिंचाई करनी है। अगर सिंचाई करने से कीट नियंत्रण हो जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको जो रासायनिक कीटनाशक है उनका प्रयोग करना पड़ेगा। इसके रासायनिक कीटनाशकों में इमिडाक्लोप्रिड है या क्लोरपाइरिफॉस है। इमिडाक्लोप्रिड 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से या क्लोरपाइरिफॉस 6 से 7 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको ड्रेंचिंग करना है। या तो आप पानी के साथ में इसको बहाइए, छिड़काव नहीं करना है। किसान भाई इसमें ज़रूर ध्यान दें, छिड़काव नहीं करना है, या तो पानी के साथ बहाइए या फिर जो रेत जो बलुई रेत होती है उसमें इस कीटनाशक को मिला करके खेत में बुरक दीजिए और ऊपर से हल्की सिंचाई करिए। इससे करने से आपका जो कीटनाशक है वो खेत में चला जाएगा और दीमक से आपका बचाव होगा। अगर इसके साथ में दूसरा ध्यान देना है कि आसपास में जो दीमक के टीले हैं खेत के आसपास में उनको नष्ट कर दें, क्योंकि वहाँ पर दीमक वहीं से खेत में आती है, तो आप उनको भी हटाएं और इसके साथ में कीटनाशकों का प्रयोग अति आवश्यक हो तो ज़रूर करें। अदरवाइज आप हल्की सिंचाई से भी रेगुलर इंटरवल पे जल्दी जल्दी हल्की सिंचाई करेंगे तो दीमक नियंत्रित रहेगी। अगर जिन खेतों में पत्ते काटने वाले आर्मी वर्म्स का प्रकोप ज़्यादा है तो उन खेतों में ध्यान रखें कि पहली वाली जो फसल है उसको हटा दें और खरपतवारों को बिल्कुल जो खेत गेहूं के खेत में खरपतवार हैं उनको ज़रूर नष्ट करें। अगर आवश्यकता अनुसार इमामेक्टिन बेंजोइट 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या क्लोरेंट्रेलिप्रोल को 0.4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आवश्यकता अनुसार 1 या 2 छिड़काव इन किसी कीटनाशक का करें जहाँ पे आर्मी वर्म कीट का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है। इसके साथ में अगर कटवर्म्स की प्रॉब्लम है तो कटवर्म्स में जो दीमक में मैंने जैसे बताया है
उसी में क्लोरपायरिफॉस या क्विनोलफॉस उसी तरीके से आपको कटवर्म्स में सिंचाई के जल के साथ में या फिर रेत में मिला करके देना है। उससे जो रात में छुपा हुआ कीट है वो जो छुपा हुआ है बाहर निकलेगा, इंसेक्टिसाइड से आपका मर जाएगा। जहाँ पे लाही का प्रकोप ज़्यादा है, जो रूट वाली लाही है, तो उसमें ड्रेंचिंग करना है जो दीमक में बताया है। अदरवाइज अगर आपका पत्तों पे लाही का प्रकोप ज़्यादा है तो इमिडाक्लोप्रिड या डाइमेथोएट रोगर 2 ml या इमिडाक्लोप्रिड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करके इसका आवश्यकता अनुसार 1 या 2 छिड़काव करें। जो इंटरवल है वो 7 से 10 दिन के हिसाब से रखें। तो देखो आज कर दूसरी जानकारी जो रहे हैं चना उत्पादन कर बारे में और गेहूं में कीट प्रबंधन कर बारे में, ये दो फायदेमंद है। तो किसान भाई बहन मन रौरमन से कहिला कि देखो कोई जानकारी रोठिन है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के जरूर लिखू। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो किसान भाई बहन मन आज रौरमन इजाजत दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाजत दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।